जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और अभी जो हम लोग देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और उसका ये अगला पार्ट है और जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी वर्धमान और ह्रासमान। ये वर्धमान और ह्रासमान जो आपका एक्सरसाइज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और काफ़ी रोचक भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसमें आपको। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे के पूरे कंप्लीट क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के सभी प्रकार के जितने भी राइटर है सभी राइटर के मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी कराई जाती है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, यदि आप हमारा पेड कोर्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है जो आपको भी यहां पर दिख रहा होगा, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे क्लास 10 के लिए या क्लास 12 के लिए या क्लास 11 के लिए आप पेड कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही मतलब छोटे से रकम में आपको आराम से पेड कोर्स मिल जाता है, मात्र 500-600 रुपये में ऐसे करके आपको पेड कोर्स मिल जाता है। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब विशेष रूप से हम लोग बात करेंगे वर्धमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए, वर्धमान का क्या मतलब होता है कि जो बढ़ रहा होगा वर्धमान और जो घट रहा है वो क्या है, ह्रासमान। वर्धमान यानी जो बढ़ रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीज करेगा तो उसको कहेंगे वर्धमान, और जो मान घट रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, उसको क्या कहेंगे, ह्रासमान। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो बढ़ रहा होगा, जो इंक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जो आपका घट रहा होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये तो इसका मीनिंग हो गया। मूल रूप से हम लोग को क्या देखना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जानने से पहले एक छोटा सा ग्राफ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन हमने यहां पर लिया f(x) बराबर x²। थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाने की जरूरत है। यदि आप थोड़ा सा धैर्य बनाते हैं तो गणित को आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और खूब गर्दा मचा पाएंगे, एकदम गणित को जो है बुखार लगा पाएंगे आप, यदि आप थोड़ा सा धैर्य बनाते हैं तो। क्योंकि हम आपको देंगे एक बेहतर कॉन्सेप्ट और एक बेहतर तरीका, मतलब पूरा का पूरा गणित आप अपने से बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है। देखिए, तो एक फंक्शन हमने यहां पर लिया f(x) बराबर x²। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, यह फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, यानी यह वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो एक बात दिमाग में आया कि अच्छा, यदि हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाए, समझिएगा बात को, यदि इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए और यदि ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, यदि ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो घट रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा इसका मतलब घट रहा है, तो उस समय कहेंगे कि इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। और यदि ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो बढ़ रहा है, तो कहेंगे कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? यदि ग्राफ ऊपर से नीचे आवेगा, यदि ग्राफ ऊपर से नीचे आवेगा डिक्रीज होगा, यदि ग्राफ नीचे से ऊपर जावेगा इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? तो यह डिक्रीज और इंक्रीज जो होगा, आइए एक बार ग्राफ ड्रॉ करके देख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, हम यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी उसके लिए तो आपको ये एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाना ही पड़ता है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई कोताही नहीं आप करेंगे और आपको भली भांति मालूम भी होगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, यहां पर आपका एक्स डैश और ये हो गया आपका एक्स। आराम से पढ़ना है और एकदम सीखना है गणित को। आप सीख जाइएगा तो एग्जाम में खुद से बना लीजिएगा, और यदि प्रिंटर मशीन लगा कर छाप लीजिएगा खाली तो एग्जाम में वो छपौले खोजिएगा, छपौल ना मिला था क्या कीजिएगा, छोड़बे ना कीजिएगा क्वेश्चन को। इसलिए वैसे करने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट ज़्यादा वक्त लेंगे लेकिन सीखेंगे, और सीखेंगे तभी जाकर एग्जाम में लिखेंगे, ना सीखेंगे तो एग्जाम में क्या लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो इधर आपका हो जाएगा -1, -2, -3
-4, 1 2 3 4 5 और भी कुछ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और फिर -9, ठीक है। अब यहां से क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस मूल बिंदु से बाईं तरफ के मान को कुछ देख लेते हैं। तो मूल बिंदु से बाईं तरफ जो x का मान है वो माइनस में है, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहां लिखेंगे मूल बिंदु से बाईं ओर, एकदम आराम से, तनिक को नहीं घबराना है। अभी हम कहां पर आपको ले जा रहे हैं ये आपको तुरंत बाद पता चलने वाला है, इसके ठीक बाद पता चलेगा। जैसे ही ग्राफ बन जाएगा ना, हम आपको किस जगह पर पहुंचा दिए हैं अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा। सीधे आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप सब कुछ आसानी से समझ लीजिएगा। चलिए देखिए, तो मूल बिंदु से बाईं ओर, अच्छा मूल बिंदु कहां है बाबू? मूल बिंदु सबको दिख रहा है, यहां देखिए मूल बिंदु है ना। अब मूल बिंदु से बाएं किन्ने है, तब बायां दायां ना पूछने आता है तो देखिए एन्ना हो जाइएगा, एन्ना एन्ना ठा में उनट जाइएगा इस पर, ठीक है। तो जिनने आपका बायां हाथ है वो बायां हो गया, और जिनने दाहिना हाथ है वो दायां हो गया। नहीं, तो मूल बिंदु से बाईं तरफ इन्ने है। आप कहिएगा कि गुरुजी यहो बता रहे हैं, हाँ रे कुछ को यहो बूझने नहीं आता है कि बायां किन्ने है दायां किन्ने, वो बूझने नहीं आता है, तो बताना तो पड़ेगा ना, हमारा फर्ज है, ठीक है। तो ये मूल बिंदु से बाईं तरफ अभी बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, मान रखेंगे यहां x का मान होगा और यहां fx का मान होगा, ठीक है। चलो बाबू धाराधर मान रखो, मूल बिंदु से बाईं तरफ तो सब माइनस से भला है, एक 0 रख लीजिए। पहले देखिए यहां पर जब हम चलते क्या लिखेंगे, सबसे पहले -4, इधर चलेंगे ना, इधर से ही ना चलेंगे, -4 -3 -2 -1 ऐसे ही बढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो -4, और जब यहां लिखेंगे -4 तो कितना होगा, -4 के स्क्वायर ना, अरे x के जगह पर -4 रखेंगे तो यहां भी -4, तो -4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब चलिए दूसरा -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9, अरे -3 का स्क्वायर तो +9। इसके बाद -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, -2 का स्क्वायर करेंगे 4। इसके बाद -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1, और एक तो 0 रख लीजिए, 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 0, ठीक है। किसी को दिक्कत, इधर आ जाइए। अब मूल बिंदु से वो किधर था, बाईं ओर ना, और ये होगा आपका दाईं ओर। मूल बिंदु से दाईं ओर, एकदम आराम से समझना है। मूल बिंदु से दाईं ओर यानी दाहिनी तरफ, तो मूल बिंदु से दाहिनी तरफ क्या होता है आपका, सब प्लस वाला मान होता है। तो देखिए x और फिर आपका क्या होगा, fx। सबको दिख रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है। हर रोज आपको 8 बजे इसी तरीके से क्लास मिलेगा, हर रोज सुबह में 8 बजे। किसी को दिक्कत नहीं ना, बहुत गर्मी है। देखिए चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए, जब इधर से हम चलेंगे तो 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 ऐसे ही ना चलेंगे, हाँ। तो यहां रखेंगे सबसे पहले 0, ठीक है। तो अब देखिए फंक्शन जो आपका क्या है, fx बराबर है, यहां पर लिख देते हैं, फंक्शन आपका है fx बराबर x²। तो जैसे ही x के जगह 0 रखेंगे तो कितना होगा, 0 का स्क्वायर तो 0, यहां 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x के जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, x के जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, x के जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। किसी को दिक्कत नहीं ना, अच्छा हाँ, एक चीज़ आप लोग को ग्राफ नहीं दिख रहा होगा उधर ना, अच्छा चलिए थोड़ा सा घुमा दें, थोड़ा सा घुमा देते हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए। शायद अब आप लोग को दिख रहा होगा।
चलिए देखिए अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मूल बिंदु से बाईं ओर, जो मूल बिंदु से बाईं ओर है, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आ जाओ बाबू, आराम से सीखना है, ठीक है, आराम से सीखना है, घबराना नहीं है थोड़ा सा भी। तो जब इधर ध्यान देंगे तो सबसे पहले x के जगह -4 तो y की जगह 16। अब यहाँ -4 के सामने इधर 16 वाला तो कुछ है नहीं, तो मान लेते हैं कि 9 के बाद 10 11 12 13 14, यहाँ पर यहाँ पर 16 होगा, यहाँ पर इसी तरीके से 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 ऊपर। इसके बाद एक पॉइंट तो यहाँ हो गया आपका। अच्छा, दूसरा पॉइंट x के जगह -3 तो fx का मान कितना है, fx को आप y भी कह सकते हैं, ठीक है, fx को आप y भी कह सकते हैं। तो देखिए -3 तो 9, अच्छा यहाँ पर -3 और 9, 9 कहाँ है, यहाँ है, तो -3 के सामने 9 पर जाइए बाबू, यहाँ पर। इसके बाद है -2 तो 4, अच्छा -2 तो 4 यहाँ, सॉरी -2 के सामने 4 यहाँ होगा, तनी सा इधर बढ़ा दीजिए 3 के सामने। इसके बाद है आपका -1 1, तो -1 x का मान -1 और y का मान है 1, तो यहाँ होगा। इसके बाद क्या है 0 और 0, x का मान 0 y का मान 0, तो यहां पर होगा, ठीक है। यानी एक जो आपका ग्राफ है इधर वाला ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, एक ग्राफ ऐसे आ रहा है। अच्छा बताइए तो कैसे आया ये ग्राफ, किस तरीके से आया, ऊपर से नीचे आया, नहीं आया, ऊपर से नीचे आया। यानी x का मान जब यहां -4 और 16 है fx का मान, ठीक है, यहां पर जो है आपका -3 और 9 है, यहां पर आपका -2 और 4 है, यहां पर आपका -1 और 1 है, यहां पर 0,0 है, यहां पर 0,0 है। पहले एक तरफ हम समझते हैं कि अब एक बात बताइए कि यहां पर -4 से 0 पर जब हम आए, यानी x का मान -4 और यहां पर 0, तो क्या हुआ कि -4 से फिर -3 फिर -2 फिर -1, और ऐसे जब हम घटते गए तो आपका ग्राफ भी नीचे की ओर आते गया, नहीं आते गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि -4 से 0 पर ये ग्राफ जो है क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, यानी डाउनवर्ड जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी और कुछ समझना है, ध्यान से देखिएगा। अब इधर आ जाइए, मूल बिंदु से बाईं तरफ, सॉरी दाईं तरफ। यहां क्या है, तो x का मान 0 तो fx का मान भी 0 यहीं पर होगा। अच्छा, दूसरा x का मान 1 y का मान 1, x का मान 1 y का मान 1 यहां पर होगा। x का मान 2 y का मान 4, x का मान 2 y का मान 4 यहां पर होगा। x का मान 3 y का मान 9, x का मान 3 y का मान 9 यहां पर होगा, 3 के सामने 9 पर। अब इसको मिलाइए आप, ठीक है, और ऐसे ही 4 16 5 25 ऐसे ही बढ़ते जाएगा ऊपर की ओर और भी, ठीक है। यहां पर एक, यहां पर क्या है, सबसे पहले यहां 0 0 है, यहां आपका कितना है 1,1, और यहां कितना है 2,4, यहां कितना है तो 3,9। अब बाबू समझो, जब हम fx को देखें, fx बराबर x² को देखें, तो यह fx बराबर x² जो है -4 से 0 तक जब हम आए, -4 से 0 तक, देखिएगा -4 से जब 0 तक हम आए, ठीक है, तो यहां तक आने में जो हमें यह पता लगा कि यह ग्राफ जो है नीचे की ओर आ रहा है। ग्राफ कहां आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ई जो -4 से 0 के बीच यह ग्राफ क्या होगा, तो डाउनवर्ड जा रहा है, यानी यह ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट इसमें है, और दूसरा पॉइंट देखिएगा कि जब 0 से 3 पर गए या 4 पर गए, ऊपर की ओर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, 0 से लेकर जब हम यहां पर 3 पर गए तो क्या हो गया, देखिएगा 0 से 3 पर, 0 से 3 तक या 0 से 4 तक या 0 से 5 तक, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो ग्राफ आपका जो है ऊपर की ओर जा रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो अब बताइए कि कोई भी फंक्शन इंक्रीज है कि डिक्रीज है
यानी फंक्शन वर्धमान है कि ह्रासमान है, इसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ग्राफ ड्रॉ करना होगा। नहीं, और ग्राफ ड्रॉ करके आप पता कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। और ये भी आप स्पष्ट नहीं कह सकते कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही है या फिर डिक्रीजिंग ही है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पॉइंट बाय चेक करना होगा। यहां पॉइंट पता चला कि -4 से 0 पर आने के बाद ये फंक्शन जो है आपका, इसका ग्राफ डिक्रीज हुआ, और 0 से 4 पर जाने के बाद या 0 से 5 पर जाने के बाद ये ग्राफ जो है आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। नहीं, ये ग्राफ जो है आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इस ग्राफ को एक बार पहले नोट कर लीजिए। अभी और कुछ चीजें बताना है, अभी आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें कि कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा। हमेशा आप कहिएगा कि ग्राफ बना के निकालेंगे, नहीं नहीं नहीं, आपको एक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि ये ग्राफ ही जो है इसका मेन उपाय है, लेकिन इसके बाद भी इसका जो उपाय है वो इससे और बेहतरीन है, इससे और मजेदार है। ठीक है, तो इसके बाद वाले चीज को हम लोग समझेंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद की चीज को अब हम समझने का प्रयास करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए, ग्राफ आप लोग नोट कर लिए होंगे, एक मेन पॉइंट यहां से निकल कर आया। अब इस चीज को समझिए। अब इसी के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है बिना ग्राफ बनाए हुए। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहला तरीका आपको बताते हैं। ऐसे इसका 2-3 तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे लास्ट में जो आपको बताएंगे वही आपका जो होगा ब्रह्मास्त्र होगा, यानी रामबाण होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो सबसे लास्ट वाला है वो काफी मजेदार है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, अब समझिएगा क्या है कि यदि कोई फंक्शन वर्धमान होगा, देखिए क्या लिखे हैं, यदि कोई फंक्शन वर्धमान होगा तो उसमें क्या है कि x1 का मान यदि छोटा है और x2 का मान यदि बड़ा है, तब उस फंक्शन में जहां x1 रखेंगे तो यह fx1 का मान छोटा या उसके बराबर किससे, fx2 का मान बड़ा होना चाहिए। पहले आप समझिए इस चीज को। यहां पर जो अंतराल हम लिखे हैं कि -4 से 4 तक, -4 से 0 तक, यहां देखिए -4 से लेकर 0 तक में आप किसी को x1 यानी इसको x1 मान सकते हैं और इसको x2 मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही तो चल रहा है ना, ऐसे ही चल रहा है ना, ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है। तो ये आपका x1 है और ये आपका x2 है। एकदम इत्मीनान से समझना चला। बहुत ही मतलब कहा जाए तो क्रिटिकल चीज है, लेकिन इसको अलग तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। x1 ये है और ये है x2। ठीक है, अब ये x1 है ये x2 है, तो बताओ कि दोनों में बौर कौन है, x1 बौर है कि x2 बौर है। यहां पर -3 है, यहां पर -2 है, तो आप कहिएगा कि ई छोटा है आई बौर है ना, यानी यहां पर -3 छोटा है और -2 बड़ा है, यानी x1 का मान छोटा है और x2 का मान बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर जो fx का मान है इसको क्या बोलेंगे, fx1, और इसको क्या बोलेंगे, fx2 नहीं बोलेंगे। यहां पर x1 रखे तो fx1 और ये हो जाएगा आपका fx2। तो अब आप बताइए कि ई बड़ा है और ये क्या है, छोटा है ना। -3 जो है उसके सामने 9 है और जो -2 है उसके सामने कितना है, 4 है, तो उसमें ई बड़ा है और ई क्या है, छोटा है ना। fx1 का मान बड़ा है और ई क्या है, छोटा है। तो अभी आप देखिए कि ई आपका बौर है, ई छोटा है, तो इसको इन्ने तरफ घुमाएंगे, नहीं घुमाएंगे। ये 9 बौर है और ये 4 क्या है, छोटा है। 9 बौर है 4 छोटा है, तो इसको बोलेंगे fx1 और ये हो जाएगा आपका fx2, नहीं हो जाएगा। यहां देख लीजिए ऐसे है। तो अब आप बताइए कि जब ई आपका बड़ा है और ई छोटा है ना, -3 यहां छोटा था और ये बड़ा था, ये -3 छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन जब इसका मान रखे तो ये आपका जो है बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, यानी fx1 का मान बड़ा हो गया और fx2 का मान क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि देखिए, जब x1 का मान छोटा हो और x2 का मान बड़ा हो, लेकिन fx1 का मान बड़ा हो जाए, ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर fx1 का मान बड़ा हो जाए और fx2 का मान छोटा हो जाए, यही कंडीशन है ना। आप देख लीजिए यहां पर यही कंडीशन है ना, सेम यही कंडीशन है। fx1 का मान बड़ा है और fx2 का मान क्या है, छोटा है। तो ऐसे कंडीशन में ग्राफ क्या बन रहा है, आप सोच कर देखिए कि ऐसे कंडीशन में
इस कंडीशन में ग्राफ कैसा बन रहा है, तो इस कंडीशन में ग्राफ जो है आपका नीचे की ओर जा रहा है, तो क्या कहेंगे कि यह जो है आपका क्या है, निरंतर ह्रासमान है। यहां पर देख लीजिए ना, यह क्या है आपका निरंतर ह्रासमान है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से आप इसमें से किसी को भी उठाकर देख लीजिए, किसी भी फंक्शन को आप उठाकर देख लीजिए, सॉरी किसी भी मान को आप उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे इधर आ जाइए आप, इसमें देखिए यहां से लेकर यहां तक, यानी 0 से लेकर 3 तक, हम इसमें से इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं x2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा fx1 और ये क्या हो जाएगा आपका fx2, पक्का। अब देखिए यहां है x1 यानी 1 और 2, तो ई आपका छोटा है, ई बड़ा है, ये हो जाएगा, यानी x1 छोटा है और x2 बड़ा है। क्लियर है। अब आ जाइए, तो fx1 का मान जो है कितना है, 1 है, और इसका मान कितना है, 4 है, नहीं 4 है। तो अब बताइए बड़ा है, ये छोटा है, तो ऐसे घूम जाएगा, यानी ये हो गया आपका fx1 और ये हो गया आपका fx2 घूम गया इधर, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि जब fx1 का मान fx2 के मान से छोटा हो जाए, जब fx1 का मान fx2 के मान से छोटा हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या दिख रहा है कि इसका ग्राफ क्या हो रहा है, निरंतर वर्धमान हो रहा है, नहीं हो रहा है, निरंतर वर्धमान हो रहा है। तो आपको यहां पर 4 कंडीशन लिखा हुआ है, ठीक है, और इन्हीं 4 कंडीशन के आधार पर जो है आप निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान बता सकते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब x1 छोटा हो और x2 बड़ा हो, x1 छोटा हो और x2 बड़ा हो, किसको आप x1 और x2 कहेंगे, उस अंतराल में जो संख्या होगा उसमें से आप ऊपर से नीचे की ओर, जैसे देखिए यहां से इधर से आ रहे थे, तो ऊपर वाला को x1 नीचे वाला को x2, इसको x1 इसको x2 मान सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो आप हमेशा पहले वाला को x1 और उसके बाद वाला को x2 आप मानिएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि केवल इसी को आप x2 मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, को छोड़ियो कर मानिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है। इसको x1 मानिए तो इसको x2 मानिए, उल्टा नहीं मानिएगा, इधर x2 इधर x1 इधर x2 नहीं मान लीजिएगा, आपको हमेशा सीधा चलना है, ऊपर वाला को x1 नीचे वाला को x2, ठीक है। तो आप में से क्या उस समय क्या होगा कि x1 का मान यदि छोटा है और x2 का मान यदि बड़ा है, और तब यदि जो फंक्शन आपका है fx1 और यहां पर fx2 क्या है, fx1 का मान छोटा है या बराबर है किससे, fx2 से, fx1 का मान छोटा है या बराबर है किससे, fx2 से, तो ऐसे कंडीशन में वर्धमान होगा। दूसरा यहां पर देखिए, जब fx1 का मान छोटा है, सॉरी x1 छोटा होगा x2 बड़ा होगा, तो ऐसे कंडीशन में यदि fx1 का मान सिर्फ छोटा है और fx2 का मान क्या है, बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा। और यहां देखिएगा ह्रासमान के लिए वही कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ ये उल्टा हो जाएगा, fx1 का मान बड़ा या बराबर है किससे, fx2 से, तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ह्रासमान होगा। और यदि यहां पर से केवल इक्वल साइन को हटा दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। आप इस चीज को लिखिएगा। आप एक छोटा सा ट्रिक हम यहां पर आपको समझा देते हैं कि जैसे पहले वाला मान छोटा है या बाद वाला मान बड़ा है, पहले वाला मान छोटा है या बाद वाला मान बड़ा है, तो वर्धमान, देखिए ना, देखिए पहले वाला मान छोटा है बाद वाला बड़ा है, पहले वाला छोटा है बाद वाला बड़ा है, पहले वाला छोटा है बाद वाला बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में निरंतर वर्धमान, ऐसे कंडीशन में निरंतर वर्धमान, ठीक है। अब इधर आ जाइए, देखिए पहले वाला बड़ा है बाद वाला छोटा है, पहले वाला बड़ा है बाद वाला छोटा है, पहले वाला बड़ा है बाद वाला छोटा है, तो ऐसे कंडीशन में ह्रासमान, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ह्रासमान। आप इन चीजों को लिख लीजिए, ये आपको जो है केवल समझने के लिए हम यहां पर लिख दिए हैं, जो किताबी भाषा है, लेकिन इसका प्रयोग हम ज्यादा करते नहीं है, ज्यादा तो आपको यहां से समझना है कि यदि पहले वाला बड़ है बाद वाला छोटा है, पहले वाला बड़ है बाद वाला छोटा है, पहले वाला बड़ है बाद वाला छोटा है, तो ऐसे कंडीशन में ह्रासमान। और यदि पहले वाला छोटा है बाद वाला बड़ा है ना, देखिए छोटा से बड़ा की ओर बढ़ रहा है मान, छोटा से बड़ा की ओर मान बढ़ रहा है, तो वर्धमान। यहां देखिए
बड़ा से छोटा की ओर आ रहा है यानी घट रहा है, ह्रासमान, घटेगा तो ह्रासमान, बढ़ेगा तो वर्धमान, घटेगा तो ह्रासमान और बढ़ेगा तो वर्धमान। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार और अच्छा से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम की चीज होगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरीके से पूछ देता है, सेम यही चीजें लिखकर पूछता है, ठीक ना, तो वहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अन्यथा इसका हम उपयोग करेंगे नहीं, ज्यादातर जब सवाल बनाएंगे तो सीधा सीधा इसी का प्रयोग करेंगे कि यदि घटेगा तो ह्रासमान, यदि बढ़ेगा तो वर्धमान। क्लियर है, जो कि हम आपको पहले ही समझा दिए। चलिए नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ और इसके अगले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसका मुख्य बात, जो हम आपको बोले थे कि लास्ट में बताएंगे, और ये काफी मजेदार है। देखिए यहां पर जो है वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, यह पता करने के लिए एक आसान तरीका अब हम आपको बताते हैं। पहले आप दिमाग में सोचिए कि कोई भी फंक्शन वर्धमान या ह्रासमान कब होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि उसमें परिवर्तन करके देखेंगे, नहीं उसमें जो है आप परिवर्तन करके देखेंगे, और यदि परिवर्तन करने के बाद वह मान जो है 0 से बड़ा की ओर हो रहा है, नहीं यानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, 0 से बड़ा माने ऊपर, 0 से बड़ा यानी जब उसका परिवर्तन जो है 0 से ऊपर हो रहा है, यानी उसमें f' का मान, परिवर्तन बोले तो डिफरेंशिएशन ना, याद होगा आपको, हम आपको बताए थे कि परिवर्तन कब किया जाता है, जब उसमें डिफरेंशिएशन कब किया जाता है कि जब फंक्शन में परिवर्तन हो रहा होता है। तो यहां पर हम वही कह रहे हैं कि उसके फंक्शन को परिवर्तन करके देखेंगे, यानी उसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे, और यदि डिफरेंशिएशन करने के बाद वह फंक्शन जो है ऊपर की ओर हो रहा है, यानी 0 से बड़ा हो रहा है, तो समझेंगे कि यह क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यदि वह 0 से छोटा हो रहा है तो समझेंगे क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ रहा है, वह 0 से छोटा हो रहा है तो क्या समझेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जब भी आपको कोई फंक्शन दे दे, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है ये, कि जब भी आपको कोई फंक्शन दे दे और कहे कि बताइए कि यह इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, यानी उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद यह देखेंगे कि अच्छा 0 से बड़ा है कि छोटा है। यानी 0 से बड़ा कहने का क्या मतलब, प्लस में है कि माइनस में है। यदि प्लस में है तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यदि वह मान 0 हो गया, 0 से छोटा हो गया यानी माइनस में हो गया, इसका मतलब है कि वो डिक्रीजिंग है, नीचे की ओर जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लिया जाए कि कोई अंतराल यहां पर दे दिया जाए आपको AB, ठीक है, इस AB अंतराल में कोई फंक्शन f(x), AB अंतराल पर कोई फंक्शन f(x) यदि संतत है और इसी अंतराल पर यदि अवकलनीय है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। f(x) कोई फंक्शन है बंद अंतराल AB, ठीक है, इसको बोलेंगे बंद अंतराल AB। समझ में आ रहा है। बंद अंतराल AB में यदि कोई फंक्शन जो है आपका संतत है, ठीक है, संतत है और खुला अंतराल AB में यदि अवकलनीय है तो हाँ, यदि फंक्शन संतत है और अवकलनीय है तभी जाकर तो आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तभी जाकर तो उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या करना है, आपको इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, यदि आप f(x) का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, f'(x), यही आता है ना, f'(x). चलिए देखिए, तो नंबर 1, यदि बंद अंतराल AB में फलन वर्धमान है तो क्या होगा, f'(x) का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है। यदि फलन बंद अंतराल AB में वर्धमान है, ठीक है, वर्धमान है,
तो यह जो होगा एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा यहां देखिएगा, यदि यह बंद अंतराल ए बी में फलन, ध्यान से देखिएगा, बंद अंतराल ए बी में फलन ह्रासमान है, तो एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा होगा। एफ डैश एक्स का मान 0 से क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ रहा है? एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा होगा। हाँ, एक चीज और, यहां पर x बिलोंग्स टू जो होगा, जो x का मान होगा वो खुला अंतराल ए बी में रखना है, यानी ए और बी के बीच वाला कोई मान रखना है। इसमें भी वही खुला अंतराल ए बी, यानी ए और बी के बीच वाला मान आपको रखना है। समझ में आ रहा है? x बिलोंग्स टू ए और बी के बीच वाला कोई भी मान आप रख सकते हैं। इसके बाद तीसरा कंडीशन इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा कंडीशन बहुत ही सावधानी से समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोई अंतराल यहां पर ए बी है, ठीक है, में फंक्शन, ठीक है, में फंक्शन अचर फलन है। अचर फलन समझ रहे हैं? अचर फलन है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, अचर फलन का क्या मतलब है? अचर फलन है तो यदि वह अचर फलन है तो क्या होगा कि एफ डैश एक्स का जो मान होगा, ठीक है, वह 0 के बराबर होगा। एफ डैश एक्स का जो मान होगा वह किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, जहां x बिलोंग्स टू ए टू बी ना, ए और बी के बीच जो x का मान होगा वो a और b के बीच होगा। तो ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको मोटा बात समझना है क्या, कि यदि फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपने किया और डिफरेंशिएशन करने के बाद यदि उसका मान 0 से बड़ा हो गया इंक्रीजिंग, 0 से छोटा हो गया डिक्रीजिंग, 0 के बराबर हो गया तो कांस्टेंट। ठीक है, 0 के बराबर हो गया तो कांस्टेंट। चलिए, आशा करते हैं कि ये सिंपल सी चीज जो है आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और ज्यादा इसमें आपको अब झोलझाल करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब समझिए इसका अगला पॉइंट क्या होगा। देखिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उसके जो अंतराल, जो दिए गए अंतराल है, यदि इस अंतराल के मान को हम यहां रखते हैं और एफ डैश एक्स का मान यदि 0 से बड़ा होता है इस अंतराल पर, यदि इस अंतराल पर ये कह रहा है ना x बिलोंग्स टू ए से बी के बीच, यानी ए से बी के बीच यदि आप मान रखते हैं और इन सभी मानों के लिए जो है यह एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होता है यानी पॉजिटिव होता है, तो वह इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। यदि यह 0 से छोटा होगा तो डिक्रीजिंग होगा और यदि 0 के बराबर होगा तो यह अचर फलन होगा। क्या होगा? अचर फलन होगा, यानी कांस्टेंट होगा। किसी को दिक्कत? जल्दी से लिखिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जल्दी से लिख लीजिए, इसको फटाफट से लिख लीजिए, फटाफट से सभी लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक पॉइंट और रह गया है जो हम आपको कल के क्लास में बताएंगे और कल हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपको यह हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा, बेहतर लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, और यदि आप इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट पूरे के पूरे सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको हमारा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिख रहा होगा इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। आप यदि पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वहां से आसानी से ले सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।